नमस्कार। डेली न्यूज़ एनालिसिस एंड करंट अफेयर डिस्कशन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज है 18 जुलाई। हम लोग पुनः आज हाजिर हैं द हिंदू से लेकर काफ़ी सारे न्यूज़ को, और आज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है हम लोग को डिस्कस करने के लिए। सुबह की मॉर्निंग क्लास जो 8:30 बजे था वो किसी कारणवश नहीं ले पाया, लेकिन आप लोगों का करंट अफेयर छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए कंटिन्यू मैं इसको रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो आज आपके स्क्रीन पर अगेन एक मैप आप लोगों को दिख रहा होगा, रेड कलर का शेडेड कलर का रीजन है। आपको बताना ये कंट्री का नाम क्या है। यहाँ पर ये न्यूज़ में काफ़ी था। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विजिट किया गया कुछ दिनों पहले, और यहाँ पर आईआईटी मद्रास का पहला जो बाहर फॉरेन कैंपस है वो बनाया जा रहा है। कुछ दिनों में पहले यहाँ का जो कैंपस के लिए जो डायरेक्टर है उसको भी नॉमिनेट कर दिया गया था। तो आप लोग को बताना है कि ये स्क्रीन पे जो मैप पॉइंट किया गया है उस कंट्री का नाम क्या है, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो आप जानते हो तो बढ़िया बात है, कमेंट में लिख कर बताना है, और नहीं जानते तब भी कोई बात नहीं, मैं इसको वीडियो के अंत में डिस्कस करता हूँ एज़ यूजुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो है सबसे पहला जो न्यूज़ हम लोग आज देखेंगे, हम लोग सबसे पहले हेडलाइंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग न्यूज़ के में देखेंगे कि जो एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हो रहा है वो हुआ, यानी कि कंप्लीट हुआ, जो कि थाईलैंड में हो रहा था एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। उसमें भारत के बहुत सारे एथलीट्स ने भाग लिया, और पिछले साल की तुलना और भी तो जितने भी ईयर्स में एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हुए उसमें से काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देखा गया इस साल इंडियन एथलीट्स का। तो हम लोग देखें यहाँ पर इंडिया ने टोटल 27 जो मेडल्स है वो प्राप्त किया। 6 मेडल गोल्ड प्राप्त किए, और उसके बाद फिर 12 मेडल्स उन्होंने सिल्वर के प्राप्त किए, और 9 मेडल जो है ब्रोंज के प्राप्त किए। हम लोग पूरी तरह से एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के बारे में यहाँ पर डिटेल से देखेंगे कि एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप क्या है, कहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कितना कौन कौन लोगों ने किस किस जगह कौन कौन से स्पोर्ट्स में एथलीट्स ने भाग लिया। सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ डिटेल में देखेंगे। उसका दूसरा जो हम लोग न्यूज़ कवर करेंगे वो नीति आयोग रिपोर्ट क्लेम डिक्रीज इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्या है? ग्लोबली एक इंडेक्स है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, जो कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा वो निकाला जाता है, वो रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। तो उसी के आधार पे, उसी के तर्ज पर ही इंडिया में नीति आयोग अपना रिपोर्ट निकालती है, जिसको बोलते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो उस रिपोर्ट में भी देखा गया कि इंडिया में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बहुत सारे परफॉर्मेंस इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनका काफ़ी बढ़िया रहा। बहुत सारे स्टेट्स ने, जिसमें उत्तर प्रदेश जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डिक्रीज दिखा गया पॉवर्टी का, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में देखने को मिला। तो इस रिपोर्ट में हम लोग पूरी तरह से वही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के जो एस्पेक्ट्स हैं, उनके जो पिलर्स हैं, उनको देखेंगे। रिलीज कौन करता है, कौन कौन से स्टेट इसमें बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, और क्या डिक्रीमेंट हुआ, क्या परसेंटेज का डिक्रीमेंट हुआ, वो हम इस रिपोर्ट में देखने वाले हैं। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट एग्रीज टू हियर अ प्लीज अगेंस्ट द मिजोरम नोटिफिकेशन डिस्क्रिमिनेटरी टू नॉन मिजो ट्राइब। क्या है? मिजोरम की गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन 2021 में डाला था, जिसमें जो एग्ज़ाम्स को लेकर और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें रिजर्वेशन को लेकर एक नोटिफिकेशन, एक रूल डाला था, जिसमें कैटेगराइजेशन कर दी गई ट्राइब्स की, और उनका कैसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए उसको लेकर एक डिस्क्रिमिनेटरी, नॉन जो मिजोज हैं उनको लगता है वो डिस्क्रिमिनेटरी नोटिफिकेशन, उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो बोला कि हाँ, आपके जो मैटर है उसको हम लोग सुनेंगे। तो ये काफ़ी बढ़िया इशू हो जाता है मिजोरम को लेकर, और वहाँ पर जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को लेकर है उसको लेकर। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन सा ट्राइब के बीच में टसल है और क्या इशू चल रहा है, उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन सेक्शन में द हिंदू मिला हाउ आर चीता फेयरिंग इन इंडिया। चीता कैसे जो है, चीता को लेकर जो इशू हुआ कुछ दिन पहले, हम लोगों ने देखा कि कुनो नेशनल पार्क में बहुत सारे चीते मर रहे हैं। तो उसको लेकर एक मेडिकल रिव्यू की कमेटी बनाई, पैनल बनाए गए। तो उस कमेटी को क्यों बनाया गया, क्या इशू है, वो सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। वैसे हम लोगों ने इसको पिछले जो क्लास था, पिछले दिनों का जो वीडियो था उसमें हम लोग डिस्कस करा, और आज भी हम लोग वही
एक्सप्लेन सेक्शन से उठाया हुआ और डिटेल में चीज़ों को देखेंगे। एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा, हम लोग का बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा। उसके बाद नीति आयोग के द्वारा एक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया गया 2022 के लिए। तो नीति आयोग बहुत सारे जो बेसिकली वो थिंक टैंक है इंडिया के लिए, तो बहुत सारे इंडेक्स और रिपोर्ट भी पब्लिश करती है ताकि कंट्री के अंदर कम्पिटिटिवनेस और मोटिवेशन बना रहे। तो उसी प्रकार से एक्सपोर्ट के लिए ना, एक्सपोर्ट मार्केट जो है ना, इंडिया का जो ट्रेड होता है, इंडिया कैसा एक्सपोर्ट करती है, तो उसके स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत सारे जो पिलर्स है, पैरामीटर के आधार पर वो रिपोर्ट निकालती है। उसी को बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2022। तो वो निकाला गया वेरियस स्टेट के लिए। तो हम लोग यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स क्या है, इसमें क्या क्या पैरामीटर्स है जिसके आधार पर नीति आयोग रिपोर्ट तैयार करती है, और कौन से स्टेट किस पैरामीटर पर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद इन जम्मू एंड कश्मीर लैंड इज अगेन द सेंटर ऑफ डिबेट। क्या है, जम्मू कश्मीर शुरू से हमेशा से अपने ज़मीन को लेकर ही टसल में रहा, डिबेट में रहता है। इस बार भी जम्मू कश्मीर जो है ना, लैंड को लेकर ही डिबेट में है, सेंटर है डिबेट का। उसके पीछे रीज़न है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा, उनके द्वारा कुछ जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको लेकर बहुत सारे लैंडलेस को लैंड प्रोवाइड करने की बात हो रही है, जिसकी वजह से टसल हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे पूरा इशू क्या है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ है, वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब स्टेप्स जो है वो जो पॉपुलेशन डेमोग्राफी है, यानी कि डेमोग्राफी है जम्मू कश्मीर के, उसको बिगाड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो देखें क्या इशू है, क्या पूरा मैटर है, हम लोग पूरी तरह से यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद जो IIM भी है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु का, उसको QS जो ग्लोबल एक्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग जो हुआ, उसमें टॉप, पूरे देश में ये टॉप करा है। पैसिफिक में कुछ 6th या 16th है, वो हम लोग देखेंगे, रैंक हासिल किया। तो ये हमारे लिए एक तरह से मैनेजमेंट वाले जो इंस्टीट्यूट है उसके लिए एक बढ़िया बात है, उनके लिए अचीवमेंट है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे QS ग्लोबल एक्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग में जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु को मिला, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला हम लोग दिल्ली डिस्प्यूट SC में सेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। क्या है, दिल्ली में सुन रहे होंगे सिविल सर्विसेज का जो मैनेजमेंट है उसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में टसल चल रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट जाती है और वहाँ पर 11 मई को जजमेंट मिलता है कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास सिविल सर्विसेज का मैनेजमेंट का पावर है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस को लेकर ही पावर है। वो ऑर्डर देने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस के थ्रू उस पावर को उलट कर पावर जो है लेफ्टिनेंट मतलब सेंटर के हाथ में लिया, ऑर्डिनेंस का सहारा लिया अमेंड करने को लेकर। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास दिल्ली गवर्नमेंट चली गई और दिल्ली गवर्नमेंट जो है अब इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास ये केस को ले जाने की बात कर रही है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया कि जो अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऑर्डिनेंस का रास्ता के थ्रू किया गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बात हो जाती है, इसी कारण जो है दिल्ली का डिस्प्यूट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास जाएगा। तो पूरा क्या मैटर है हम लोग यहाँ पर पूरा देखने वाले हैं। उसका देखिए क्या है ना, अभी देखने को मिल रहा है कि वो इंटरनेशनली जो हॉलीवुड राइटर्स हैं, हॉलीवुड जो एक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पे हैं। तो हॉलीवुड जो राइटर्स और जो एक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पे क्यों गए हैं, क्या उसका पीछे रीज़न है, ये पूरी तरह से हॉलीवुड के करियर में, मतलब हॉलीवुड के पूरे ओवरऑल जितना भी उसका लाइफ स्पान है उसके करियर में 60 साल में देखा गया ये पहला या दूसरा ऐसा स्ट्राइक है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है इस स्ट्राइक से। तो देखें क्या रीज़न है कि हॉलीवुड के राइटर और जो एक्टर है वो स्ट्राइक पे हैं, क्या क्या इशू है उसको हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। उसके बाद क्या है कि जो RBI टू डिटेल SOP फॉर बैंक टू हेल्प क्रेडिट रुपी ट्रेड। क्या है, इंडिया प्रमोट कर रही है कि ट्रेड को हम लोग रुपी में करेंगे। तो रुपी में ट्रेड करने के लिए कुछ कुछ इशू आ रही है, कुछ कुछ जो FIRC और EBRC जो सर्टिफिकेट होता है उसको लेकर कुछ कुछ इशू आ रहे थे। यहाँ पर देखें कि क्या मैटर है, SOP RBI क्या गाइडलाइंस दे रही है बैंक्स को, क्या चेंजेस करने वाले उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले। तो ये था हम लोग का आज का हेडलाइंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2023 का एडिशन है, 2023 का एडिशन है एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप ये एक चैम्पियनशिप है एथलीट्स का और इस साल का 25th एडिशन है, 25th एडिशन है एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का। इस बार 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक ये जो चैम्पियनशिप है हुआ था कहाँ पर, थाईलैंड का बैंकॉक लोकेशन जगह है, मतलब सिटी है, फेमस सिटी है। वहाँ पर एक स्टेडियम है सुपा चालासाई नेशनल
स्टेडियम बैंकॉक में, वहाँ पर ये हुआ था। और इसको ऑर्गेनाइज कराती है एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये हर 2 साल में होती है, यानी कि अगर 2023 में हुआ तो अगला 2025 में होगा। और जो अगला 2025 में होगा वो कहाँ पर होगा? साउथ कोरिया के ही एक भूमि है, वहाँ पर ये अगला होने वाला है। इंडिया ने भी इसको होस्ट करा है, 2-3 बार इंडिया ने होस्ट करा है। और लास्टली भुवनेश्वर 2017 में होस्ट किया गया था इंडिया के द्वारा। तो उससे पहले 2013 में पुणे में होस्ट किया गया था, और सबसे पहली बार न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया था 1989 में। तो इंडिया ने भी इसको होस्ट करा। और ये जो एशियन एथलेटिक्स गेम होता है ना, ये तरह से क्वालिफाइंग काम करता है। 2023 में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो होने वाला है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो होगा, एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि हंगरी बुदापेस्ट में होने वाला, 23 में होने वाला, उसके लिए क्वालिफायर गेम की तरह से है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये जो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हुआ, उसमें भारत को 6 गोल्ड मिला है और 12 सिल्वर और 9 जो है ब्रोंज मिला है। तो देखिए कौन कौन से एथलेट्स हैं जिनको इस एथलेटिक्स में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में मिला है ये आपका मेडल्स। तो देखते हैं। सबसे पहले जो है वुमेन्स का जो 100 मीटर का हर्डल रेस है, उसमें ज्योति याराजी जो है उनको मिला है ये गोल्ड मिला है। उसके बाद वुमेन्स का जो ट्रिपल जंप है, उसमें अब्दुल्ला अबू बाकर जो है उनको मिला है ये गोल्ड मिला है। उसके बाद वुमेन्स का 3000 मीटर का जो स्ट्रीपल चेस जो होता है, स्ट्रीपल चेस, उसमें पारुल चौधरी को गोल्ड मिला है। ठीक है, उसके बाद मेंस का 1500 मीटर का जो एथलीट रेस है, उसमें अजय कुमार सरोज को मिला है गोल्ड। उसके बाद मेंस का जो शॉर्ट पुट होता है, उसमें तेजिंदर पाल सिंह तोर जो है उनको मिला गोल्ड। और उसके बाद जो 4x400 रिले टीम का जो रेस होता है ना, मिक्स्ड तो इंडिया का जो मिक्स्ड टीम है उनको गोल्ड मिला है। तो इस प्रकार से 6 गोल्ड इंडिया को प्राप्त हुआ। उसके अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर जो है वो वुमेंस का लॉन्ग जंप में सहेली सिंह को मिला। उसके बाद मेंस का हाई जंप में अनिल श्रवेश कुशारे को सिल्वर मेडल मिला। मेंस के लॉन्ग जंप में मुराली श्रीशंकर को सिल्वर मिला। उसके बाद हेप्टाथियन में स्वप्ना बर्मन को मिला सिल्वर। उसके बाद वुमेंस का 220 किलोमीटर रेस में प्रियंका गोस्वामी को मिला। और उसके बाद वुमेंस का 800 मीटर में चंदा को मिला सिल्वर मेडल। उसके बाद अगेन सिल्वर में ही है, अगेन सिल्वर में पारुल चौधरी को वुमेंस का 5000 मीटर का जो है रेस, उसमें पारुल चौधरी को मिला। पारुल चौधरी को इससे पहले भी एक मेडल मिल चुका है। हाँ, पारुल चौधरी जो है वो उनको गोल्ड भी मिला है, स्टिप चेस में मिला था, और यहाँ पर पारुल चौधरी को एक गोल्ड और एक सिल्वर मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो मेंस का 800 मीटर का रेस है, उसमें कृष्ण कुमार को मिला सिल्वर। उसके बाद आभा कठुआ को मिला वुमेंस शॉर्ट पुट में सिल्वर मेडल मिला। उसके बाद वुमेंस का जैवलिन थ्रो है, उसमें डीपी मनु को मिला सिल्वर। उसके बाद ज्योति याराज जो है उनको वुमेंस का 200 मीटर जो रेस है उसमें मिला सिल्वर। उसका मेंस का जो टीम है, मेंस का रिले टीम है, उसको सिल्वर मिला। ठीक है, मेंस का जो मेंस 4x400 रिले है, उसमें वही मेंस टीम को सिल्वर मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग ब्रोंज की बात कर लेते हैं। तो हम लोगों को ब्रोंज जो है वो 9 ब्रोंज भी प्राप्त हुआ है। उसमें अभिषेक पाल को ब्रोंज मिला मेंस के 10,000 मीटर रेस में। उसके बाद ऐश्वर्या कैलाश मिश्रा को वुमेंस का 400 मीटर रेस में मिला ब्रोंज। उसका तेजस्विन शंकर को मेंस का डेकाथन में मिला ब्रोंज। उसके बाद मनप्रीत कौर को वुमेंस का जो शॉर्ट पुट है उसमें मिला ब्रोंज। उसके बाद तमिल शरण संतोष कुमार को वुमेंस का जो 400 मीटर हर्डल्स है उसमें ब्रोंज मिला है। उसके बाद विकास सिंह जो है, जिनको मेंस का 20 किलोमीटर रेस जो होता है वॉकिंग रेस, उसमें मिला है ब्रोंज। उसके बाद वुमेंस का 5000 मीटर का जो रेस होता है उसमें अंकिता को मिला। उसके बाद जो वुमेंस का 5000 मीटर का जो रेस उसमें गुलवीर सिंह को मिला। और वुमेंस का जो टीम है उसको मिला, वुमेंस का जो रिले होता है 4x400 का रिले में वुमेंस को टीम को ब्रोंज मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से इंडिया का परफॉर्मेंस रहा एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में। देखिए यहाँ पर पूरा ओवरऑल चार्ट दिया गया है, जितने भी कंट्री पार्टिसिपेंट थे एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, उसका रैंक यहाँ पर दिया गया है। तो जापान और चाइना ये काफ़ी हमेशा अधिकतर जो है ना इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में टॉप पर ही आती रही है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस शुरू से रहा है। तो इस बार भी जापान का
फर्स्ट रैंक है। जापान एक नंबर पे है इस चैंपियनशिप में, 16 उन लोगों को गोल्ड मिला है, 11 सिल्वर और 10 ब्रोंज, टोटल जो है 37 है। और इंडिया का देखिए थर्ड रैंक पर है, इंडिया थर्ड रैंक पे है। थर्ड रैंक पे यहाँ पर दिख रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पर चाइना को 8 गोल्ड मिल गया, लेकिन अगर हम लोग मेडल के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया सेकंड रैंक पे आता है, ठीक है, सेकंड रैंक पे आ रहा है और चाइना को बीट कर चुका है टोटल ओवरऑल गोल्ड मतलब मेडल के आधार पे। गोल्ड की वजह से चाइना का रैंक सेकंड है, ठीक है। अगर और इंडिया को एक दो मेडल मिल जाता तो सेकंड हो सकता था, ठीक है। तो इंडिया का परफॉर्मेंस इसमें काफ़ी बढ़िया रहा। तो ये था ओवरऑल एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में, ठीक है। और आपको कमेंट में बताना है कि इसका जो मास्कॉट है उसका नाम क्या है, उसको आपके मास्कॉट को लिख के बताना है कमेंट सेक्शन में। अब देखिए अगले न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है नीति आयोग रिपोर्ट क्लेम डिक्रीज इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। देखिए क्या नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो कि नीति आयोग के द्वारा बनाया जाता है, उसने उन्हें कहा कि 13.5 करोड़ के लोग जो है इस जो पीरियड है यानी कि 2015 से 16 के से लेकर 19 से 21 के बीच में जो टाइम है उसमें इतना लोग 13.5 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर निकले हैं, ठीक है। जिसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, मतलब ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी देखने को कौन से राज्य में मिलते हैं, तो बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। चलिए हम लोग अब मेन न्यूज़ पे आते हैं, इसकी डिटेल्स को देखते हैं। तो देखिए इंडिया में सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखा गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, ठीक है, जो कि माना गया 9.89% यानी कि अप्रॉक्स 10% का सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखा गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। देखिए 15-16 में वो 24.85% था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिया में 24.85% था, जो कि 19-21 के डेटा के अकॉर्डिंग 14.96% हो गया, 14.96% रह गया। ये जो है 2023 का जो रिव्यू प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग बात किया गया। और ये जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है और इस साल 17 जुलाई को रिलीज किया गया, यानी कि पिछले दिनों रिलीज किया गया न्यू दिल्ली में। और इसमें क्लेम किया जाता है कि इंडिया ने 13.5 करोड़ जो लोग हैं उनको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर निकाला है। बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन का जो पैरामीटर है जिसमें एक्यूट डेप्रीवेशन इन हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसी आधार पे जो नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो है उसको तैयार किया जाता है और उसी आधार पे मेजर करके ये पता चला कि 13.5 करोड़ लोग को इंडिया के नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार बाहर निकाला गया। अगर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रूरल एरियाज़ में देखा गया तो रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा गरीबी में कमी देखने को मिला है। 32.59% था, जो घटकर कितना हो गया 19.28% देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीमेंट दिख रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि बाकी जो स्टेट है जिसमें ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पुअर रहते हैं उसमें भी डिक्रीमेंट दिखा गया नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर लोगों का, जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब स्टेट है इसमें भी डिक्रीमेंट हुआ है मल्टी डायमेंशनल पुअर के संख्या में। इस वजह से रूरल एरियाज़ में डिक्लाइन देखने को मिला। दिल्ली, केरला, गोवा, तमिलनाडु और भी जितने भी यूटीज़ है उसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की जो संख्या है काफ़ी कम होती है, लेकिन बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो स्टेट है जिसमें पॉपुलेशन बहुत अधिक है वो सब स्टेट में ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्या, जो मल्टी डायमेंशनल पुअर जो है उनकी संख्या काफ़ी अधिक है। अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में भी डिक्रीमेंट देखने को मिला है, जहां 8.65% का मल्टी डायमेंशनल पुअर रहते थे, अब 5.27% ही अर्बन एरिया में देखने को मिल रहा है। और सबसे सिग्निफिकेंट बात यह है कि उत्तर प्रदेश में देखा गया लार्जेस्ट डिक्लाइन देखा गया। उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट डिक्लाइन देखा गया, कितना पुअर 3.43 का जो करोड़ का पुअर है वो मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उससे बाहर निकले, नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार जो डेटा दिया गया है। और इसको रिपोर्ट को रिलीज किनके द्वारा किया गया, तो सुमन बेरी जो है वो वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, उनके द्वारा ये डेटा को रिलीज किया गया। और डेटा को बनाने के लिए इस रिपोर्ट को बनाने के लिए किस डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस रिपोर्ट के बनाने के लिए नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे है 2019-21 का, उसका डेटा को इस्तेमाल किया गया है। और ये नेशनल पॉवर्टी इंडेक्स का ये दूसरा एडिशन है, पहला एडिशन निकाला गया था, अब ये दूसरा एडिशन है, ठीक है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है इसका दूसरा एडिशन है। और इसमें कौन सा डेटा का इस्तेमाल किया गया, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 19-21 का डेटा का इस्तेमाल किया गया। और इसमें जो
पैरामीटर है, मेथड का फॉलो करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को जो मेजर करने के लिए। ग्लोबल मेथड जो है ना, जो ग्लोबली जो यूएन के द्वारा मेथडोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, उसी मेथड का इस्तेमाल करके इसको तैयार किया गया है, जिसमें 12 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के आधार पर एग्जामिन किया जाता है, जिसके अंतर्गत न्यूट्रिशन देखा जाता है, चाइल्ड और एडोलसेंट का मोर्टेलिटी को देखा जाता है, मैटरनल हेल्थ को देखा जाता है, ईयर ऑफ स्कूलिंग को देखा जाता है, स्कूल अटेंडेंस को देखा जाता है, कुकिंग फ्यूल को देखा जाता है, सैनिटेशन को देखा जाता है, ड्रिंकिंग वाटर को देखा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट और बैंक अकाउंट्स, ये सब डेटा को एनालाइज करके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में तैयार किया जाता है डेटा। अब देखिए, अगर हम लोग जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है उनके अकॉर्डिंग अगर आप डेटा देखें तो यहाँ पर चार्ट में दिखाया गया है, ये डार्क ब्लू कलर का है वो 19-21 का करंट डेटा है, और जो लाइट कलर का ब्लू है वो 15-16 का डेटा है। तो देखिए बिहार में 15-16 में 51.89 जो पॉपुलेशन जो थे वो परसेंट पॉपुलेशन जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंतर्गत आते थे, तो वही घट कर 33.76% 76% रह गया बिहार में इस साल नए डेटा के अकॉर्डिंग। झारखंड में देखें तो 42.10% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वाले पॉपुलेशन थे 15-16 के डेटा के अकॉर्डिंग। उसी प्रकार से जो करंट डेटा है उसमें 28.81% देखने को मिल रहा है। मेघालय में 15-16 में 32.54% था, जो घट के 27.79% रह गया। अब उत्तर प्रदेश में 37.68% था, जो घट के 22.93% रह गया। तो सबसे ज़्यादा डिक्रीमेंट यही राज्य में देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में 36.57% था, वो घटकर 20.63% हो गया। तो इसमें भी मध्य प्रदेश में भी काफ़ी अच्छा डिक्रीमेंट देखा गया। मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद फिर बिहार हो गया, इसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो परसेंटेज है वो कम हुआ, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस डेटा है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए क्या है, इस रिपोर्ट में देखा गया कि जो वैल्यू जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जो उसका वैल्यू है 15-16 से लेकर 19-21 के बीच में, वो हाफ हो गया, यानी कि 0.117 था पॉइंट, उसका वैल्यू 0.066 रह गया। जो कि अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें, इंटेंसिटी देखें पॉवर्टी का, तो 47% इंटेंस से लेकर 44% जो है इंटेंसिटी रह गया पॉवर्टी का। और ये अपना नेशनल जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होने का क्या फ़ायदा है, ग्लोबली जब है तो फिर इंडिया को अपना बनाने की क्या ज़रूरत है, बनाने के पीछे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहला बात तो हम लोग को अपने स्टेट में, अपने कंट्री में जो पॉवर्टी है उसके कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए, और जो लोग हैं उनको सॉल्यूशन देने के लिए, लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होने की ज़रूरत है जो पॉवर्टी है उसको लेकर, और सभी लोगों का इंक्लूसिविटी के लिए एक डेटा होना जरूरी है, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, इसीलिए ये तैयार किया गया। उसके बाद अगर हम लोग को डिस्ट्रिक्ट वाइज एस्टिमेशन होगा ना कि हमारे देश में कितना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लोग हैं, तो हम लोग प्रायोरिटाइज कर पाएंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट पे हम लोग को फोकस करना चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि वो निकल पाए उस स्टेट पे से, उस स्टेट में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की संख्या कम हो या फिर उस डिस्ट्रिक्ट में कम हो। तो हम लोग को पास डेटा खुद का रहेगा तो हम लोग ज़्यादा जल्दी इसको एनालाइज कर पाएंगे। साथ साथ जो अगर हम लोग को पॉलिसी बनाना होगा ना, जो पॉलिसी बनाना होगा जिसमें हम लोग कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन या फिर जो पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, तो उस जो पॉलिसी को बनाने के लिए इसमें फ़ायदेमंद होगा, इसका जो डेटा है उसके फाइंडिंग्स को आधार पे हम लोग को पॉलिसी बनाने में फ़ायदा होगा। उसके बाद क्या है कि जो अपने कंट्री का टारगेट है, हर कंट्री का टारगेट होता है मल्टी डायमेंशनल, मतलब जो पॉवर्टी है उसको ख़त्म करने के लिए, और जो यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसको एजेंडा 2030 बोलते हैं, तो 2023 तक एक एजेंडा दिया गया है पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, तो वो एजेंडा को, टारगेट को फुलफिल कर सके, इसीलिए अपना देश का एक मल्टी डायमेंशनल, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया गया है। तो ये था कुल मिलाकर इस रिपोर्ट के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगला जो न्यूज़ हम लोग डिस्कस करने वाले वो है सुप्रीम कोर्ट एग्री टू हियर द प्ली अगेंस्ट द मिजोरम नोटिफिकेशन डिस्क्रिमिनेटरी टू द नॉन मिजोस। देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पे दो ट्राइब्स का पिक्चर दिख रहा है, एक है इस साइड में मिजो कम्युनिटी का लोगों का फोटो है, और एक साइड में नॉन मिजो चाकमा जो है ट्राइब जो होते हैं उनका पिक्चर है। देखिए आप इशू क्या है हम लोग पूरी तरह से देखेंगे। तो 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट राजी हो जाती है
एक पिटीशन को सुनने के लिए। पिटीशन क्या था? पिटीशन ये था कि मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन डाला गया। उस नोटिफिकेशन का नाम था मिजोरम सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर हायर टेक्निकल कोर्सेज अमेंडमेंट रूल अमेंडमेंट रूल, जो कि मई 21 में लाया गया था। तो इस नोटिफिकेशन को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाला गया। बोला गया कि जो रूल है वो डिस्क्रिमिनेट करता है नॉन मीजो जो शेड्यूल्ड ट्राइब है मिजोरम में, नॉन मीजो जो शेड्यूल्ड ट्राइब है मिजोरम में, वो डिस्क्रिमिनेट करता है हायर टेक्निकल कोर्स में एडमिशन कराने के लिए। उसके रिजर्वेशन को लेकर ये डिस्क्रिमिनेट करता है। इसी को क्वाश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी गया था, सुप्रीम कोर्ट इसको राजी हो गया। तो जो बेंच था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, CJI इंडिया, जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने, उन्होंने नोटिस इशू किया मिजोरम गवर्नमेंट को और बोला कि ये पिटिशन जो मिजोरम के चाकमा स्टूडेंट यूनियन है, ये पिटिशन किसके द्वारा फाइल किया गया? तो मिजोरम के चाकमा स्टूडेंट यूनियन के द्वारा फाइल किया गया इस नोटिफिकेशन के खिलाफ। तो उसको सुनने के लिए राजी हो गए। अब देखिए क्या है, जो स्टूडेंट यूनियन जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट आदित्य सोंधी और एडवोकेट विक्रम हेगड़े, वो कह रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन पूरी तरह से मनमाना ढंग से जो शेड्यूल ट्राइब्स है उसको डिक्लासीफाई किया गया, सब क्लासीफाई किया गया है और उसका कोई बुनियाद नहीं है, बस मनमाना ढंग से क्लासीफाई कर दिया गया, जिसके वजह से जो नॉन मीजो शेड्यूल ट्राइब है उनको परेशानी हो रहा है। और कुछ कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें बताई गई कि ये जो किया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कैसे है वो आपको अभी यहाँ देखने को मिलेगा। क्या है कि बोला गया जो अलोकेशन जो किया गया रिजर्व सीट, वो सबसे पहले तो कैटेगरी जो है उसको, उसके जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंटेशन है उसको कंसिडर नहीं किया गया है। देखिए बात क्या है, इसमें जो रिजर्वेशन जो है उसमें जो 93% जो सीट है एलोकेट किया गया, सबसे पहले तो कैटेगरी बना दिया गया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, इस तरह कैटेगरी बना दिया गया। कैटेगरी 1 में के जो लोग हैं उसको 93% का रिजर्वेशन दिया गया है, बाकी 1% का जो रिजर्वेशन है वो 1% के आसपास का रिजर्वेशन बाकी दोनों कम्युनिटी को दिया गया। बोला गया कि 93% जो रिजर्वेशन जो होगा हाई टेक्निकल एजुकेशन में एडमिशन के लिए, वो बेसिकली इसी का होगा जो परमानेंट रेसिडेंट है मिजोरम के और बिलोंग करते हैं, परमानेंट रेसिडेंट होंगे मिजोरम के और साथ साथ कैटेगरी 1 में बिलोंग करते हैं, उनको 93% का रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, हायर टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन के लिए। ठीक है, ये कहा गया। जिसमें जो कैटेगरी 1 जो बनाया गया उसमें कैटेगरी 1 में बेसिकली कौन है? तो जो है जो एथनिक ट्राइब्स हैं और या फिर कह सकते हैं मिजोस, जो कि मेजोरिटी मिजोस हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन बाकी जो शेड्यूल्ड जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में है, इसमें वैसे लोगों को है जो नॉन जू हैं। ठीक है, नॉन जू ट्राइब्स हैं, उनको इसके अंदर रखा गया और उनको इसके अंदर रखा गया है और उनका रिजर्वेशन काफ़ी कम है। साथ साथ इसके नोटिफिकेशन के अंदर ये भी कहा गया कि कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में जो लोग हैं उनको एक और भी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, तब उनको हायर टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन मिलेगा। क्या है, सबसे पहला बात तो दोनों जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको 11th और 12th जो होगा वो दोनों पास करना पड़ेगा। स्टेट्स का जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है उससे पास करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाए तो आपको नहीं मिलेगा एडमिशन। और साथ साथ ये जो क्राइटेरिया जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के लिए दिया गया वो यहाँ पर कैटेगरी 1 वालों के लिए नहीं है, सिर्फ इसके लिए। तो यहाँ पर ये इशू है। साथ साथ नोटिफिकेशन को बोला गया क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट करता है। आज जो हमारे जो भारतीय संविधान है उसका आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है जो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, उसको वायलेट करता है। ठीक है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, नॉन मिजोस और मिजोस के बीच में जो ट्राइब है उसके बीच में डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। और साथ साथ कुछ फैक्ट यहाँ पर मेंशन किया गया कि अगर हम लोग लेटेस्ट जो सेंसस डेटा देखें यानी 2011 का, उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि मिजोरम जो है इसमें हाईएस्ट लिटरेसी है, 89% का लिटरेसी रेट है और सबसे ज़्यादा जो 47% का एसटी पॉपुलेशन यहीं पर देखने को मिलता है। 47.1% का एसटी पॉपुलेशन है और 89.3 लिटरेसी रेट है। ये हल्का सा मिजोरम के बारे में बात हुआ। लेकिन अगर कम्युनिटी वाइज देखें तो मिजो जो लुसाई ट्राइब्स हैं जो कि 95.6% का लिटरेसी है उस मिजोरम में, और चाकमा जो कि नॉन मिजो ट्राइब है उसका लोएस्ट लिटरेसी रेट है, 45.3% का लिटरेसी रेट है। तो उस आधार पे अगर क्लाउज 4 देखा जाए, आर्टिकल 16 का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 का क्लाउज 4 देखा जाए तो रिजर्वेशन जो है
वो होना चाहिए नॉन मिजो ट्राइब्स का होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उसका जो वो ज़्यादा एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो उनको ज़्यादा हायर एजुकेशन की आवश्यकता है, तो उस आधार पे जो है नॉन मिजो ट्राइब्स को मिलना चाहिए थोड़ा सा प्रायोरिटी, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया है और बोला गया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट इस पे काम करेगी, इसकी पिटिशन को सुनेगी, तो क्या इसमें रिजल्ट आना है वो हम लोग देखेंगे। तो ओवरऑल क्या इशू था, अब मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है अगला न्यूज़, हम लोग देखेंगे कि चीता का क्या इशू हो रहा है जो चीता को लेकर, उसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन ये बनता है कि वाई इज इंडिया चीता रिलोकेशन प्रोग्राम वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, हाउ मेनी चीता हैव डाइड अभी तक। उसका चीता का क्या कंडीशन है इंडिया में और क्या क्या किया जा रहा है, ये सब चीज़ों को हम लोग को देखेंगे। बेसिकली यहाँ जाने क्या इशू है चीता को लेकर देखने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला ये जो स्टोरी शुरू हुआ इससे के पीछे रीज़न ये था कि जो कूनू नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का, जहाँ पर चीता को रिलोकेट किया जा रहा है, इंडिया में चीता को फिर से रीइंट्रोड्यूस करने के लिए साउथ अफ्रीका और नाम्बिया से बहुत चीते को कूनू नेशनल पार्क में लाया गया। 20 के आसपास वहाँ पर लाया गया चीता को। तो बहुत सारे चीता का जो है मृत्यु देखने को मिल रहा है। तो एक नया चीता था जिसका नाम शायद सूर्य था, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो वो सूर्य की जो मृत्यु हुई उसमें देखा गया कि उसको इन्फेक्शन हुआ था, कुछ जो मैगोट होते हैं उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ था। तो जो पूरा एग्जामिन करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाया गया है चीता के, जो प्रोजेक्ट चीता प्रोग्राम के अंतर्गत जो रिलोकेट किया जा रहा है चीता को, उसको देखने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाया गया। एक्सपर्ट कमेटी क्या करेगी, पूरी तरह से उसका मेडिकल रिव्यू करेगी। अभी जितने भी चीता है सबको मेडिकल रिव्यू करेगी, वापस जो वाइल्ड से जो छोड़ा गया है उसे वापस ला के फिर कॉलर को निकाल के सब चीज़ हर तरह के पार्ट पुर्जा को उनकी जो है उसको जांच करेगी। तो ये काफ़ी बड़ा मतलब स्टेप हो जाता है वापस ला कर चेक करना। तो इसीलिए कारण ये जो मृत्यु हुई चीता को, इसको लेकर इशू बना है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है क्या नहीं, उसकी तरह से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज प्रोजेक्ट चीता। तो प्रोजेक्ट चीता जो है वो इंडिया का प्रोग्राम है, एम्बिशियस प्रोग्राम है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल का एम्बिशियस प्रोग्राम है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में जो चीता जो कि 1952 में ही एक्सटिंक्ट मान लिया गया था, 52 में ही एक्सटिंक्ट मान लिया गया था, तो उसको इंडिया में फिर से रिलोकेट करेगी। उसके लिए क्या कर रही है कि प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत जो है 5 से 10 जो जानवर यानी कि बेसिकली वही चीता को हर साल इंडिया में लाया जाता है दूसरे दूसरे जगहों से। तब तक लाया जाएगा जब तक जो है इंडिया में 35 चीता के आसपास जो है सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन चीता का खुद से सेल्फ सस्टेनिंग करके 35 ना हो जाए, तब तक 5 से 10 एनिमल हर साल मंगाया जाएगा। तो चीता जो है साउथ अफ्रीका और नाम्बिया से मंगाया गया था, जो कि वहाँ पर चीता जो है नाम्बिया और साउथ अफ्रीका में वहाँ पर फेंस रिजर्व में रहती है, लेकिन इंडिया का जो नेचुरल और जो वाइल्ड है वहाँ पर थोड़ा सा उनको परेशानी है। मतलब वहाँ पर जो है साउथ अफ्रीका और नाम्बिया वहाँ पर जो चीता रहते हैं वो फेंस्ड रिजर्व में रहते हैं, लेकिन इंडिया में क्या है, फेंस्ड नहीं है, नेचुरल है, अनफेंस्ड है, वाइल्ड कंडीशन है, वहाँ पर यहाँ पर उसको लाया जा रहा है। अभी तक जो है जो 11 ट्रांसलोकेट चीता है वो उनको रखा गया है, एक स्क्वायर किलोमीटर का इनक्लोजर है जिसको बोमास बोलते हैं, वहाँ पर उसको रखा गया है ताकि वो इंडिया के क्लाइमेट के साथ अक्लेमेटाइज हो जाए, क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट और जो नाम्बिया अफ्रीका का क्लाइमेट काफ़ी डिफरेंट है। तो हो सकता है क्लाइमेटिक इशू की वजह से भी, क्लाइमेटिक इशू तो है ही, क्लाइमेटिक इशू की वजह से ही तो उनको समय दिया जा रहा है ताकि एकोमोडेट किया जाए। और देखा गया कि अभी तक जो 5 ट्रांसलोकेटेड एनिमल था और जो बच्चा जन्म लिया था, कब जो जन्म लिया था चीता का, उसमें 4 में से 3 जो है यानी कि 5 इधर और 3 इधर, 8 जो है जो एनिमल्स जो है उनकी मृत्यु हो गई, 8 जो चीता की मृत्यु हो गई। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में समझ में आ गया कि प्रोजेक्ट टाइगर क्यों किया गया, और थोड़ा सा स्टेटस आपको यहाँ पता चला हुआ। अब देखिए क्या ज़रूरत था, मेडिकल रिव्यू टीम की ज़रूरत क्या था। तो जो चीता जिसका नाम दिया गया था सूर्या, जो कि पिछले सप्ताह जो कूनू नेशनल पार्क में जो मर गया था, उसके जो वेटरियन थे उन्होंने जब एग्जामिन किया तब पता चला कि उनके जो गर्दन थे वहाँ पर घाव था और वो वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ था मैगोट की वजह से, और बहुत सारा मैगोट का जो लार्वा है वो भी देखने को मिला। उसके रेडियो कॉलर जो जितने भी जानवर होते हैं ना, उनको उनके गर्दन में एक रेडियो कॉलर लगाया जाता है ताकि उससे उनको ट्रैक किया जा सके, और वगैरह वगैरह चीज़ों के लिए उसको ट्रैक करने के लिए वो कॉलर लगाया जाता है। तो उसके कॉलर में क्या हुआ था ना कि इन्फेक्शन देखने को मिला, और बहुत सारा जो मैगोट का लार्वा मैगोट का जो लार्वा है वो वहाँ पर देखने को मिला। तो बेसिकली क्या है ना, कभी रेयर चीज़ है कि
ऐसा कॉलर की वजह से इन्फेक्शन होता है। वह यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 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 कॉलर की वजह से क्या हुआ, उसमें पपड़ी कॉलर की वजह से उसके गर्दन के पास पपड़ी हो गया, जो कि उसको बीमार कर दिया। और जो कॉलर जो होता है बेसिकली बना होता है पॉलिस्टीरीन का, जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रैकिंग चिप्स होता है जो एनिमल्स को मॉनिटर करने के लिए होता है। तो उसके कॉलर में वो लगा हुआ था, और इंडिया का जो मानसून है उसकी वजह से उनके कॉलर में जो चीता है उसके कॉलर में इन्फेक्शन मतलब मॉइस्चर आ गया। और जो जो अफ्रीका के चीता है उनको मॉइस्चर की आदत नहीं है, और कॉलर लगा होने की वजह से वो वहाँ पर अपने गर्दन में जो घाव हुआ उसको लिख चाट नहीं पाए, और जिसकी वजह से उनका इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ। बेसिकली क्या है, जानवरों के पास मतलब इन्फेक्शन वगैरह को दूर करने के लिए उसके जो सैलिवा होते हैं उसी में ही एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल होते हैं, तो वो उनको चाट कर घाव को वो ठीक हो जाते हैं। तो उनको उस जगह पे पहुंच नहीं पाया, जिसकी वजह से उनका इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया, और उनको घाव जो है उनके लिए एक तरह से फैटेलिटी के रूप में ले गया। तो वेटरन ऑफिसर बताते हैं कि जो रेडियो कॉलर ही है ये एक्सट्रीमली कॉमन प्रैक्टिसेस है, सब जितने भी लायन, टाइगर, लियोपार्ड, एलिफेंट सभी में लगा होता है, और कभी इन्फेक्शन देखने को नहीं मिला। कुछ कुछ लोगों का हाइपोथेसिस है कि अफ्रीकन जो एनिमल है वो कोई पैरासाइट इंडियन जो बड़े बड़े जो कैट है, जो इंडियन जो बड़े बड़े कैट हैं, इंडिया के जो बड़े बड़े इंडिया में रहने वाला टाइगर और लायन है, उस जो कि बेसिकली कुछ कुछ पैरासाइट की तरफ रेजिस्टेंट है। और ये जो नया जो अफ्रीका का जो लाया जा रहा है, अफ्रीका से मंगाया जा रहा चीता है, वो उस पैरासाइट के प्रति रेजिस्टेंट नहीं है। तो इसको ये हाइपोथेसिस बोला गया, इसको खारिज किया गया, क्योंकि इसके पीछे कोई डेटा, साइंटिफिक डेटा है, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इस बात के पीछे। तो और चीज़ों को पुख्ता करने के लिए जो मेडिकल रिव्यू है उसकी टीम को मतलब मेडिकल कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी बैठाया गया, और मेडिकल जो एक्सपर्ट कमेटी बैठाया गया ये पूरी तरह से मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, और देखिए कि जितने भी सर्व जो अभी जो एनिमल है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेगी, और देखिए उनका क्या स्टेटस है। तो उसमें बहुत सारा चीज़ इन्वॉल्व है, कॉलर को रिमूव करके जितना भी टिश्यू है सैंपल सब लेगी, जितना भी कहीं उसके बॉडी पार्ट में कोई पैरासाइट नहीं है, क्या पैरासाइट है या नहीं, ये सारे चीज़ों को एग्जामिन करेगी। उसके लिए जितना भी एनिमल्स छोड़ा गया है पूरी तरह से सभी को वापस लाया जाएगा, वापस पकड़ कर सारा चीज़ों को जांच किया जाएगा। तो ये काफ़ी मेहनत का काम है, और ये काफ़ी समय भी लेगा। अब देखिए क्या ये चीता का जो डेथ है वो क्या अनयूजुअल है, क्या ये ऐसा होता है, तो सारी चीज़ों को पता चल जाएगा। देखिए इसमें बताया गया सबसे पहले कौन सा चीता कब कब मरा। तो सूर्या जो डेथ हुआ, जिसका यहाँ पर जिसके कॉलर में मैगोट का लार्वा देखने को मिला, उससे पहले दूसरा चीता था जिसका नाम था तेजस, जो कि बोला गया कि एक फीमेल चीता के अटैक की वजह से वो उनको मतलब घाव हुआ था, और वो उसकी वजह से मर गया था। ठीक है, घाव की वजह से मर गया था। तो मतलब जो दूसरा दूसरा जो 2 दिन पहले जो चीता हमारा तेजस, वो मरा था, फीमेल जो चीता है उसके अटैक की वजह से घाव हुआ था, उसके वजह से मर गया था। उसका मई में जो जो चार जो बच्चा जन्म लिया था, एक साथ जो 4 बच्चा जन्म लिया था, पहला जो बच्चा जन्म लिया था इंडिया में, एक साथ 4 जो चीता के जो कब जन्म लिए थे, उसमें से 3 जो है ना वो बताया गया कि मर गए हीट और मेल नरिशमेंट की वजह से मर गए। हीट यानी कि जो गर्मी है उसकी वजह से, और जो मेल नरिशमेंट है सही से इसको पोषण नहीं मिला, उस वजह से मर गए थे। उसके बाद एक अडल्ट फीमेल जिसका नाम था दक्षा, वो भी मर गई थी। बहुत सारे उनको इंजरीज हुआ था, बहुत सारे आसपास को जानवर हैं उनके साथ जो झगड़ा वगैरह होता है, झगड़ा वगैरह की वजह से उनका जो इंजरी हुआ था, और उसकी वजह से वो मर गई थी दक्षा। उसके बाद 2 और जानवर, इसका नाम था साशा और उदय, वो भी फरवरी और अप्रैल में रेस्पेक्टिवली मर गया था। तो साशा की मृत्यु का रीज़न बताया गया रेनल इन्फेक्शन हुआ था, और उदय जो है उसका कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हुआ था, इसकी वजह से वो फरवरी और अप्रैल में मर गया था। तो ये डेटा दिखाया जा रहा है क्यों कैसे मरा था जितने भी चीते थे। तो ये सब जो देखा गया इसकी वजह से थोड़ा अलार्मिंग लगा, और एक्सपर्ट जो थे चीता के वो देखा गया कि इंडिया में जो टाइगर्स है और लायन है उसके रिलेटिवली जो चीता का जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी हाई है। और ऐसा बताया भी जाता है कि वाइल्ड में जो चीता के जो बच्चे होते हैं, चीता के कब होते हैं, उसका सर्वाइवल रेट मात्र 10% का ही होता है। 10% ही ऐसे चीता के कब होते हैं जो एडल्टहुड में पहुंच पाते हैं। ये मिनिस्ट्री के बारे में बात है। ठीक है, और बाकी जो जो यही डेटा है इसके, ठीक है। तो मतलब ये देखने को तो लग रहा है कि चीज़ें जो है अनयूजुअल है, लेकिन अगर हम लोग साइंटिफिक डेटा मतलब जो होता है चीता कब का सर्वाइवल का, तो चीता कब का जिंदा मतलब रहने का, एडल्ट बनने का 10% चांसेस है। तो यहाँ पर जो जो चीता के जो कब मर गए, यानी कि 4 में से 3 मर गए, 4 में से 3 मर गए, तो वो डेटा जो है आपका
यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर 4 में 3 मर गए तो आपस में आपका 25% का रेट रहा, लेकिन यहाँ पर 10% की बात करें तो इस प्रकार से कुछ हल्का सा अलार्मिंग तो लग रहा है कि प्रॉब्लम है कि नहीं है। बाकी तो जैसा एक्सपर्ट कमेटी अपने रिपोर्ट में एनालाइज करके बताएगी। अब देखिए क्या अभी तक जो प्रोजेक्ट चीता है वो किस हद तक सक्सेसफुल हुआ है उसके बारे में बात किया गया है। ताकि सितंबर 2023 में जो सितंबर 2023 में 1 साल हो जाएगा ये जो 8 चीता नाम्बिया से लाया गया था। अब 12 चीता जो है उसको लाया गया था साउथ अफ्रीका से फरवरी 2023 में। और ये बताया जा रहा है कि फेलियर के सस्पेक्टेबलिकल फेलियर के बारे में बात कर रहा है। और बोला गया कि अभी तक जो 20 चीता जो कुनू नेशनल पार्क में पहुंचाया गया उसके पीछे कुछ लोग क्या फेलियर का रीज़न दे रहे हैं कि एक साथ कुनू नेशनल पार्क में जो है 22 चीता को रख दिया गया है, और जिसकी वजह से चीता को काफ़ी कम जगह मिलता है और काफ़ी कम जो उसका खाना प्रे मिलता है, यानी शिकार मिलता है। क्योंकि ये जो चीता है वो भाग दौड़ कर तीव्र गति से चलने वाला जानवर है, उसको लंबा जगह चाहिए ताकि वो थोड़ा सा इधर उधर घूम घाम के शिकार वगैरह कर सके। तो ये रीज़न बताया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि फेल हो रहा है प्रोजेक्ट चीता को लेकर। और कुछ लोग ये भी कर रहे हैं, साथ में ये भी कर रहे हैं कि जो जो चीता का जो क्वारंटाइन पीरियड है काफ़ी ज़्यादा क्वारंटाइन पीरियड है, जिसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर थोड़ा साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो जाता है और उसको ज़्यादा वल्नरेबल बनाता है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाने की वजह से ज़्यादा वल्नरेबल हो जा रहा है। तो ये कारण दिया गया जैसे कि, और ये बात भी बोला गया कि जो चीता है दूसरे जो बिल्ली है यानी कि टाइगर हो गया या फिर लियोपार्ड हो गया उसके मुकाबले जो चीता है वो ज़्यादा डेलिकेट एनिमल है और वो ज़्यादा वाइल्ड में फर्टिलिटी काउस हो जाता है उसको। तो ये पर यहाँ पर ये सब रीज़न दिया गया यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन में। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी कुछ डिटेल्स इसके बारे में जानने को मिला होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है नीति आयोग जो है अपना तीसरा एडिशन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है स्टेट के लिए वो निकाला गया। तो एक्सपोर्ट इंडिया का कैसा चल रहा है, स्टेट इसमें कैसे परफॉर्म कर रही है, डिस्ट्रिक्ट कैसे परफॉर्म कर रही है, और क्या क्या पॉलिसी को क्या क्या पैरामीटर, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर क्या क्या एक्सपोर्ट का पॉलिसी है, क्या क्या बिजनेस का मैनेजमेंट है एक्सपोर्ट को लेकर, सारे चीज़ों को एनालाइज करके एक स्टेट वाइज और एक डिस्ट्रिक्ट वाइज एक रीजन वाइज डेटा जो है वो तैयार करती है नीति आयोग मतलब एक्सपोर्ट को लेकर। तो उसी के लिए डेटा उसका जो इंडेक्स है वो निकाला गया, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स बोलते हैं जिसको, 2022 का वो डेटा निकाला गया जो कि तीसरा है। इसी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इसको तैयार किया गया, इसको रिलीज किया गया किस द्वारा, नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया। और ये बनाती है, कौन बनाती है इसको, तो नीति आयोग बनाती है किसके साथ मिलकर, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा इसको बनाया जाता है, जिसमें स्टेट का डीपर अंडरस्टैंडिंग होता है एक्सपोर्ट को लेकर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एग्जामिन करती है रिपोर्ट। और इसको रिलीज किया गया था वही नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है जिनका नाम है सुमन बेरी, उनके द्वारा ये जो रिपोर्ट है उसको रिलीज किया गया। इस रिपोर्ट में बेसिकली जो रिपोर्ट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का रीजन स्पेसिफिक बात, स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग, उसके स्ट्रेंथ को, उनके वीकनेसेस को, उनके कम्प्रिहेंसिव जो ग्रोथ अक्रॉस है स्टेट और यूटी, उसको सारा को एनालाइज करती है ये रिपोर्ट। अब देखिए क्या है, बताया गया कि ये रिपोर्ट में कंपैरेटिव एनालिसिस होता है एक्सपोर्ट का प्रिपेयर्डनेस, एक्सपोर्ट का क्या प्रिपेयर्डनेस है स्टेट में, यूटी में क्या क्या फ्रेमवर्क ले रही है ताकि कंट्री में कंपिटिटिवनेस आए स्टेट वाइज ट्रेड को लेकर, एक्सपोर्ट को लेकर। तो यही सब चीज़ के आधार पर तैयार किया जाता है ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जो कि 4 पिलर पे आधारित है। कौन कौन सा पिलर पे आधारित है, तो पॉलिसी पे आधारित है, बिजनेस इकोसिस्टम पे आधारित है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम पे आधारित है और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है। 4 पिलर होते हैं जिसके अंदर कुल मिलाकर 56 इंडिकेटर हैं जो पूरी तरह से होलिस्टिक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस तैयार करते हैं स्टेट और यूटी का। और साथ साथ कंपैरिजन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कंपैरिजन होता है। 4 पिलर है, कौन कौन सा है, पॉलिसी, उसके बाद बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये 4 पिलर में क्या क्या इस इंडेक्स में देखा जाता है। अगर पॉलिसी पिलर की बात करें तो उसमें जितने भी स्टेट है और यूटी है उसका परफॉर्मेंस देखा जाता है कि उसका एक्सपोर्ट रिलेटेड पॉलिसी उस स्टेट में कैसा है, डिस्ट्रिक्ट में कैसा है, साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है
उसका पॉलिसी को लेकर, पॉलिसी से जुड़ा हुआ वो क्या है उसको देखा जाता है पॉलिसी पिलर में। बिजनेस इकोसिस्टम में जितना भी स्टेट है यूटी, उसके अंतर्गत कैसा बिजनेस इन्वायरमेंट चल रहा है, बिजनेस सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है या नहीं स्टेट में, वो सब एनालाइज किया जाता है बिजनेस इकोसिस्टम में। उसके एक्सपोर्ट इकोसिस्टम में देखा जाता है कि जो एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टेट के पास नहीं, जैसे ट्रेड सपोर्ट प्रोवाइड करता है एक्सपोर्ट को, या फिर साथ साथ उस स्टेट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है या नहीं होता है एक्सपोर्ट को लेकर, तो वो सब चीज़ों को इस थर्ड पिलर में एनालाइज किया जाता है। उसके बाद एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है कि क्या आउटपुट रहा, स्टेट का आउटपुट क्या रहा, स्टेट कितना एक्सपोर्ट कर रही है, कितना ट्रेड कर रही है प्रीवियस ईयर की तुलना में, ये सब एनालाइज किया जाता है। और देखा जाता है क्या एक्सपोर्ट का कंसंट्रेशन कहाँ पर है, ग्लोबल मार्केट में क्या फुटप्रिंट है किसी स्टेट का डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो सब भी देखा जाता है। ये 4 पिलर्स पे एनालाइज किया जाता है ये इंडेक्स को। और इसके बाद ये पिलर जो है ना और 10 सब पिलर पर भी काम करती है। कौन कौन से सब पिलर पे काम करती है? एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, बिजनेस इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड सपोर्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ ओरिएंटेशन। ये 10 जो सब पिलर्स है उसको भी इसमें एनालाइज किया जाता है। यही 10 जो सब पिलर है वो यहाँ पर 4 पिलर के अंतर्गत ही आ जाता है। और डेटा में देखा गया कि अगर ओवरऑल हम लोग बात करें, ओवरऑल मतलब सारे जितने भी स्टेट्स हैं सबको मिलाकर, यूटी स्टेट को मिलाकर देखा जाए तो कोस्टल स्टेट जो है ना वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने की तुलना में। अगर स्टेट का नाम ले तो तमिलनाडु 1 नंबर पे आता है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, कर्नाटका तीसरे नंबर पे, गुजरात चौथे नंबर पे आता है। मतलब कोस्टल स्टेट जो है उसमें ज़्यादा एक्सपोर्ट को लेकर, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मिंग कर रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा वहाँ पर होता है। अब हम देखिए इसका चार्ट भी देख लेते हैं। अगर हम लोग कैटेगरी वाइज देखें तो कोस्टल रीजन में सबसे बढ़िया कौन सा स्टेट कर रहा है? गुजरात सबसे बढ़िया कोस्टल रीजन में है। हिमालयन स्टेट में उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट को लेकर काम हो रहा है। लैंडलॉक कंट्री में देखा तो राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड है। उसका अगर यूनियन टेरिटरी और सिटी स्टेट की बात करें तो दिल्ली जो है सबसे बढ़िया एक्सपोर्ट प्रिपेयर है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो तमिलनाडु जो है वो 1 नंबर पे आता है। पूरे इंडिया लेवल पे तमिलनाडु 1 नंबर पे आता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में। अब देखिए क्या है ना, पिछले दिनों देखा गया कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना वो डिक्लाइन हुआ। जून 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग देखा गया कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 22% का डिक्लाइन हो गया। जून में इंडिया का एक्सपोर्ट कितना देखा गया? 22% डिक्लाइन देखा गया। कितना था? तो वो था $33 बिलियन का एक्सपोर्ट देखा गया। वही पिछले साल जून में 42.28 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता था। तो देखा गया है कि काफ़ी 3 साल में एक्सपोर्ट जो है धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो ये इंडिया का एक्सपोर्ट घटने के पीछे रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न तो वही ग्लोबल स्लो डाउन जो कि यूएस और यूरोप में भी देखा जा रहा है। उसके बाद इन्फ्लेशन जो प्रेशर है वो हो गया। उसके बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी, बहुत सारे डेवलप कंट्री जो अपना मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर रहे हैं। साथ साथ इंडिया का जो पुअर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस है वो हो गया। बहुत सारा कंपनी जो है चाइना +1 पॉलिसी को मूव कर रही है। तो ये सब रीज़न दिया गया है क्यों डिक्लाइन हो रहा है इंडिया का एक्सपोर्ट। तो कुछ हद तक इंडिया के यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर हैं जहाँ पर इंडिया काम कर सकती है, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जहाँ पर इंडिया काम नहीं कर सकती। जैसे कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस है उस पर इंडिया काम कर सकती है, और बाकी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे सही होगा तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा। अब देखिए कि अगला जो हम लोग इशू जो डील करने वाले हैं, इन जम्मू कश्मीर लैंड इज अगेन द सेंटर ऑफ डिबेट। देखिए क्या है, जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जिनका नाम है मनोज सिन्हा, उनका पिक्चर यहाँ पर दिखा गया है। वो जो है बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे हैं? तो लैंड जो है और उसके जो मालिकाना हक है उसको लेकर डिबेट शुरू से होता रहा है। जब से काफ़ी पहले से होता रहा, लेकिन ज़्यादा फिर से बढ़ गया यहाँ पर लैंड की ओनरशिप को लेकर बात, जब जम्मू एंड कश्मीर का जो बनाया गया 5 अगस्त 2019 को, जब उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया और उससे पहले जो आर्टिकल 370 उसको हटाया, तब से यहाँ पर बात चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी का मैटर क्या है? अभी का मैटर ये है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वहाँ के, उन्होंने बहुत सारे स्कीम्स को लॉन्च किया। होमलेस स्कीम तो लॉन्च पहले से हुआ है। उन्होंने स्कीम के थ्रू जो
होमलेस हैं और लैंडलेस पीपल है और माइग्रेंट पीपल है, उनको घर देने की बात शुरू करी। देखिए क्या है, जो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उन्होंने बोला कि जो स्कीम है उसके अंतर्गत जो लैंडलेस पॉपुलेशन है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है PMAY ग्रामीण, उसके थ्रू 5 मार्लास यानी कि 252 स्क्वायर फीट का जो ज़मीन है वो प्रोवाइड किया जाएगा, किसको, लैंडलेस पॉपुलेशन को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा 2711 हाउस होल्ड है उसको ऐसे डेजिग्नेट किया गया था, लैंडलेस डेजिग्नेट किया गया था, बोला गया था सबसे पहले इनको लैंड प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा जो स्टेट यूनियन मिनिस्ट्री यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का उसका टारगेट है कि 1.99 लाख जो घर है वो प्रोवाइड किया जाएगा, होमलेस जितने भी लोग हैं जम्मू कश्मीर का 2024 तक, तो ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा है उन्होंने स्कीम के थ्रू जो लैंडलेस पॉपुलेशन है उनको जो होम है उनको प्रोवाइड यानी कि ज़मीन प्रोवाइड करने की बात कही। और भी चीज़ें हैं, उसके बाद हम लोग इशू डिस्कस करें कि क्या इशू है, जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या कहती है इस चीज़ को लेकर। तो मनोज सिन्हा के द्वारा एक और स्कीम, इस जो स्कीम जो है जिसके अंतर्गत कहा गया कि लैंडलेस को हम लोग 252 स्क्वायर फीट का ज़मीन देंगे, उससे पहले ही जो है ना मनोज सिन्हा के द्वारा एक अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि ARHC वो अनाउंस किया गया था, जिसमें बोला गया था कि जितना भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या फिर लो इनकम ग्रुप्स हैं उनको रेंटल हाउस दिया जाएगा रहने के लिए, उनको रेंटल हाउस दिया जाएगा, इस अफोर्डेबल रेंटल हाउस कॉम्प्लेक्स में उनको रहने के लिए घर दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो स्कीम के अंदर कौन कौन से लोग आ जाएंगे, तो जितना भी अर्बन माइग्रेंट हैं जिसमें लेबरर आ गए हैं, स्ट्रीट वेंडर आ गए हैं, रिक्शा पुलर हो गए हैं, यूनियन टेरिटरी में रहते हैं, सबको ये अफोर्डेबल रेंट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या क्या एलिजिबिलिटी बोला गया कि किनको किनको मिल सकता है, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जम्मू एंड कश्मीर हाउसिंग जो बोर्ड है उन्होंने कहा कि इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी भारत का नागरिक जो जम्मू कश्मीर में कहीं से भी आया है, जो जम्मू कश्मीर में टेम्प्रेरी रह रहा है या फिर परमानेंट रूप से रह रहा है, अपने किसी काम के लेकर, पढ़ाई को लेकर या फिर लॉन्ग टर्म टूरिस्ट विजिट को लेकर किसी कारण से यहाँ रह रहा है, परमानेंटली रह रहा है या फिर टेम्प्रेरी रह रहा है, सभी लोग जो है इस जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में के लिए एलिजिबल है, ये कहा गया। तो अब देखिए क्या है यहाँ पर, रीज़न क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारा लैंड को लेकर जो लॉज है वो पारित किया गया, तो उसी प्रकार से लैंड को लेकर डोमिसाइल को लेकर, वहाँ के जो डोमिसाइल है नागरिकता लोग को लेकर, डोमिसाइल को लेकर, वहाँ की स्थानीयता को लेकर, जिसको बोलते हैं स्थानीयता को लेकर 2019 में एक लॉ पास हुआ जिसमें कहा गया कि जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं ना, वो वहाँ के जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग जो परमानेंट नहीं है वो डोमिसाइल के लिए एलिजिबल हो जाएं। कब? अगर वो जम्मू कश्मीर में 15 साल तक रहें, जम्मू कश्मीर में 15 साल तक कंटिन्यू रहें। ठीक है, कोई भी काम से यानी कि काम कोई भी वजह से वहाँ 15 साल तक रहें तो वो ज़मीन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया क्या, अगर वो 15 साल तक रहे या फिर वो 7 साल तक पढ़ रहे हैं, वहाँ 7 साल तक जम्मू कश्मीर किसी स्कूल में पढ़ें, या फिर जम्मू कश्मीर में क्लास 10 या क्लास 12 दे दिए, तब अगर ये 3 में से किसी भी क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के जो नागरिकता नहीं बोल सकते, मतलब स्थानीयता डोमिसाइल है, आपको मिल जाएगा। नया जो 19 का जो डोमिसाइल लॉ पास हुआ उसके अंतर्गत। तो अब देखिए क्या है ना, यहाँ पर जो अफोर्डेबल रेंटल हाउस कॉम्प्लेक्स जो स्कीम के अंतर्गत लोगों को रहने के लिए मिलेगा, तो बहुत सारे लोग जो है ये सब क्राइटेरिया में किसी न किसी को फॉलो करके यहाँ पर वो लोग डोमिसाइल बन जाएंगे। इस वजह से जो रीजनल पार्टी है ना, वो इस तरह के अमेंडमेंट को लेकर क्या है, थोड़ा सा मतलब अगेंस्ट में है कि जम्मू कश्मीर का जो डेमोग्राफिक है उसको बदला जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा ऐसा बोल रही है अपोजिशन पार्टी। अब देखिए क्या है, जब रीजनल पार्टियां ये भी कर रही है कि शुरू से, जब से मतलब काफ़ी समय से पिछले 19 के बाद से जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारा ऐसा अमेंडमेंट देखने को मिला लैंड को लेकर, लैंड एलोकेशन को लेकर। पिछले 4 सालों में क्या क्या वहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहला तो जम्मू कश्मीर का इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बदलाव किया गया। ठीक है, उसका जम्मू कश्मीर का इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी में 21-23 में बदलाव किया गया। उसका जम्मू कश्मीर का जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट पॉलिसी उसमें बदलाव किया गया, जो कि जो 20 कनाल है यानी कि 3749.9 एकड़ का जो ज़मीन है उसको
इस्तेमाल किया जा सके इंडस्ट्री के लिए और भी इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सके, ये सब बदलाव किया। तो ये तो लैंड का लोकल को लेकर हो गया, और कुछ कुछ अमेंडमेंट ऐसे किए गए हैं जो इंडस्ट्री को बेनिफिट कर सकते हैं। तो ये सब अमेंडमेंट पास किया गया ताकि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका इस्तेमाल किया जा सके, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके, और जम्मू कश्मीर का कुछ हद तक डेवलपमेंट किया जा सके। तो यहाँ पर ये इशू था, इसका बैकग्राउंड पता चल गया होगा आप लोगों को। और जम्मू कश्मीर के अपोजिशन जो है, जिसमें से जो डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती है, वो कह रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन जो कहती है 19,45 पीपल जो होमलेस है उसको 2021 तक घर दे चुकी है। ठीक है, कह रही है कि जो ऑफिशियल डेटा है उसके साथ ये मिसमैच हो रहा है, और जो टारगेट जो है 1.1 लाख फिगर का वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा ऐसा यहाँ पर कुछ बात कही गई। और भी जो है जम्मू कश्मीर के लीडर जो है उमर अब्दुल्ला और साजुद लोन, वो भी इसको लेकर यहाँ पर इशू को उठा रहे हैं। अब देखिए क्या है, अब जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके द्वारा क्या कहा गया, उनके द्वारा कहा गया दोस्त रिसाइडिंग ऑन द फॉरेस्ट लैंड, राख, फार्म लैंड एंड द चिगम नेशनल पार्क वेयर कंस्ट्रक्शन इज नॉट अलाउड विल बी प्रोवाइडेड द लैंड इन द फर्स्ट फेज। तो उनके द्वारा बोला गया कि वैसे लोग जो फॉरेस्ट जंगल की ज़मीन पर रह रहे हैं, या राख रह रहे हैं, या फिर फार्म लैंड में रह रहे हैं, या फिर दक्षिगम नेशनल जो पार्क है उसके उसमें रह रहे हैं, वो लोग जो है उनको सबसे पहले फर्स्ट फेज़ में जो लैंड प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन जो यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो एविक्शन के बारे में जो वहाँ के नागरिक नहीं हैं उनको बाहर करने के बारे में कुछ नहीं बोले हैं, और साथ साथ बोले हैं कि जो लैंडलेस के अंतर्गत वैसे लोग भी आएंगे जो कस्टडियन लैंड में रह रहे हैं। कस्टडियन लैंड कौन होता है? तो कस्टडियन लैंड वैसे लैंड ना जो 1947 से पहले वहाँ पर रह रहे थे और वो पाकिस्तान चले गए, या फिर POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर चले गए, तो उस जगह को, उस लैंड को बोलते हैं कस्टडियन लैंड। तो उस कस्टडियन लैंड को पे रह रहे लोगों को भी लैंडलेस माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि डिफेंड करते हैं कि बता रहे हैं कि ये जो स्कीम जो लिया जा रहा है इसके अंतर्गत लैंडलेस लेबर को लैंड प्रोवाइड किया जा रहा है, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत हो रहा है, और वो मेन टारगेट है कि लैंडलेस लोग जो है वहाँ पर रहने वाले उसका अपना ज़मीन हो और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही हो। साथ साथ जो इस इशू को लेकर बताया गया कि उनको केवल वैसे लोगों को ही लैंडलेस मानकर वैसे फैमिली को ही ज़मीन दिया जाएगा जो परमानेंट 2018-19 में जो परमानेंट वेट लिस्ट बनाया गया था होमलेस पर्सन का जम्मू एंड कश्मीर, उसी को जिसमें अंतर्गत 2711 लैंडलेस फैमिली आते हैं उनको ही दिया जाएगा, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। तो ये था कुल मिलाकर जो इशू चल रहा है जम्मू कश्मीर में लैंडलेस को लेकर, आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है क्वाकरली। ठीक है, क्वाकरली साइमंड्स यानी QS, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिटिश कंपनी है जो एनालाइज करती है हायर एजुकेशन, पूरे दुनिया में जितने भी हायर एजुकेशन है, जितने भी इंस्टीट्यूट है उसको एनालाइज करती है, उनको रैंक करती है ये QS। ठीक है, QS ब्रिटिश कंपनी है, इसका काम यही है, क्वाकरली साइमंड्स का काम यही है एनालाइज करने का, जो कि फाउंड किया गया था 1990 में नुनजियो क्वाकरली के द्वारा। तो इनका एक रिपोर्ट है, रैंकिंग है, इसको बोलते हैं QS ग्लोबल एक्सिक्यूटिव MBA रैंकिंग, यानी ग्लोबल एक्सिक्यूटिव MBA रैंकिंग। तो इस रैंकिंग में इंडिया के एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर IIM, उनका जो प्रोग्राम था पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो यानी कि PGPM कहा जाता है, उसको इंडिया का टॉप प्रोग्राम माना गया है। MBA का प्रोग्राम 2 ईयर का जो प्रोग्राम है उसका टॉप प्रोग्राम माना गया। ठीक है, टॉप प्रोग्राम माना गया। इस प्रकार से मैनेजमेंट स्कीम के लिए जो IIM बेंगलुरु है वो इंडिया का टॉप मैनेजमेंट जो प्रोग्राम के रूप में, इंस्टीट्यूट के रूप में माना जाएगा। वही अगर हम लोग एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो एशिया पैसिफिक में वो जो IIM बेंगलुरु है वो 16वां नंबर पे आता है, और ग्लोबली जो है जिसमें 23 ग्लोबली जो है वो 43 नंबर पे आता है। ये जो IIM बेंगलुरु है वो ग्लोबली 43 नंबर पे आता है MBA यानी कि क्या बोलते हैं इसको, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उस प्रोग्राम के लिए, और जो कि ये जो QS एक्सिक्यूटिव MBA रैंकिंग का 7th रैंकिंग है। तो यही सब यहाँ पर मेनली आपको जानना था कि IIM बेंगलुरु जो है वो इंडिया में टॉप नंबर पे आता है, QS का जो ग्लोबल एक्सिक्यूटिव MBA रैंकिंग है उसमें टॉप नंबर पे आता है, एशिया पैसिफिक में 16 नंबर पे आता है। ठीक है, ये आपको फैक्ट बेस में जानना था। अब देखिए क्या है,
दिल्ली डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में सेंड केस टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। देखिए बात यहाँ पर यह है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट उसका टसल चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को सिविल जो सर्विस है, सिविल सर्विस है उसको लेकर। तो जो सिविल सर्विस जो ऑफिसर्स हैं उनका मैनेजमेंट के लेकर अधिकार जो दिल्ली गवर्नमेंट वो बोलती है कि मेरे मेरे अधिकार के अंतर्गत आता है, और बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं उनका ट्रांसफ़र वगैरह वगैरह को लेकर बोलती है कि दिल्ली गवर्नमेंट उसके अंदर रहने वाले के जितने मैनेजमेंट है वो मेरे हाथ में। और इसकी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट जो है 11 मतलब सुप्रीम कोर्ट जाती है, और सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो स्टेट है, वहाँ पर लेजिस्लेटिव है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए उसके सिविल सर्विसेज का जो मैनेजमेंट है 7 शेड्यूल में जो एंट्री 41 है जो कि स्टेट लिस्ट होता है उसके अंतर्गत जो मैनेजमेंट है वो दिल्ली गवर्नमेंट का होगा सिविल सर्विसेज का, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में दिल्ली गवर्नमेंट के का जो सब्जेक्ट है दिल्ली गवर्नमेंट में मैनेजमेंट के लेकर सिर्फ लैंड, पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस के अंतर्गत ही आता है, और ये अधिकार दिल्ली गवर्नमेंट के पास है। तो ये 11 मई को ये मतलब बात कहा गया किसको, सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा ये जजमेंट दिया गया। और उसी के कुछ दिन के बाद क्या है ना, उसी कुछ दिन के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाया और इसको बदलने की बात कर रही है, ऑर्डिनेंस के थ्रू बदलने की बात कर रही है कि नहीं, जो अधिकार जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, दिल्ली का जो सिविल सर्विसेज जो है उसका अधिकार दिल्ली गवर्नमेंट के पास है। तो इसी को लेकर टसल चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोले कि जो बात है इसको लेकर कि दिल्ली गवर्नमेंट मतलब दिल्ली गवर्नमेंट का जो सिविल सर्विसेज है उसके पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना प्राप्त कर रही है ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंड कर। तो इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके पास भेजना चाहिए ताकि वो डिटेल को एनालाइज कर पाएगी। तो इस पूरे टसल में दिल्ली गवर्नमेंट का बात ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डिनेंस का रास्ता ले रही है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, ये गलत है, अनसंवैधानिक है, ये बात कही। उसके बाद बोले कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास अपना अधिकार है, स्टेट पब्लिक सर्विसेज का जो अधिकार है एंट्री 41 वहाँ पर मेंशन है स्टेट लिस्ट में कि जो सिविल सर्विसेज का अधिकार किसके पास है, स्टेट के पास है। साथ साथ जो ये भी कही कि ये दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटी वॉइस है दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर। तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये बात ही कहा जा रहा है। अब सेंटर के द्वारा बात क्या इसको लेकर इशू कहा जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि ऑर्डिनेंस जो है टेबल किया गया पार्लियामेंट में, अभी आपको रुकना है, अभी ज़्यादा मतलब अभी रुकना है, अभी इस पर काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पार्लियामेंट में टेबल करने के बाद कुछ बदलाव किया जाए और कोर्ट को इंतजार करना चाहिए अमेंडमेंट के बाद देखने को क्या होना चाहिए क्या नहीं। उसके बाद साथ साथ बोले क्या कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली का उस पर वैसा पावर बनाया जा सके जो ओवरराइड कर सकती है। मैंने पार्लियामेंट के पास ओवरराइडिंग पावर है जो दिल्ली गवर्नमेंट को ओवरराइड कर सकती है, उनके एक्ट को, उनके लॉज को ओवरराइड कर सकती है। तो पार्लियामेंट के पास ऐसा पावर है, सेंटर कहती है। साथ साथ कहती है कि जो 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था उसको लेकर जो चीफ मिनिस्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हड़बड़ी में नजर आए, और उन्होंने जो ऑफिसर्स है जो उनको भी छंट करना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया, जो कि पब्लिक ऑर्डर के लिए सही नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग को जो ये चीज़ें लाना ज़रूरी था, क्योंकि जितने भी ऑफिसर्स है सिविल ऑफिसर्स हैं उनको परेशान करने लगी दिल्ली गवर्नमेंट, बहुत सारा कंडक्ट करके, बहुत सारा मतलब कार्रवाई करके परेशान करने लगी, जिससे ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो सकता था। इसकी वजह से हम लोगों ने ये एक्शन लिया ताकि सेंटर के अंतर्गत वो जो अधिकारी लोग सेंटर के अंतर्गत आ जाएं। तो यही सब कुछ मैटर है, और अमेंडमेंट जो किया जा रहा है उसमें आप लोग को आर्टिकल 239 AA इस पर ध्यान देना है, आर्टिकल 239 AA को ध्यान देना है। जो एंट्री 41 है, सब्जेक्ट जो लिस्ट है, 7 शेड्यूल है, वो सब इसको ध्यान देना है। अब देखिए क्या है, हॉलीवुड के राइटर्स और एक्टर जो है स्ट्राइक पे हैं, तो क्यों हैं उस पूरे बैकग्राउंड को हम लोग यहाँ पर बढ़िया से देखेंगे। तो चलिए ध्यान से, शांति से हम लोग इस पर फोकस करते हैं कि क्या इशू है, क्या मैटर है। देखिए क्या है, 14 जुलाई को हॉलीवुड के एक्टर जो हैं उन्होंने साथ दिया, उनका ज्वाइन कर लिया। कौन से स्ट्राइक पे? तो स्ट्राइक चल रहा था राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका, यानी WGA, राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका स्ट्राइक कर रहे थे। उस स्ट्राइक में हॉलीवुड एक्टर भी साथ हो गए। तो जो हॉलीवुड एक्टर साथ हो गए तो उनका फ़ैन बेस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो अगर किसी जो स्ट्राइक वगैरह में
अगर आएंगे तो वो मीडिया कवरेज ज़्यादा ही मिलेगा ही। तो इस वजह से मीडिया कवरेज मिला और ये जो इशू है वो देखने को मिला वर्ल्ड लेवल पे। तो जो हॉलीवुड के ये जो स्ट्राइक देखा गया है, ये हॉलीवुड का बिगेस्ट लेबर स्ट्राइक देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर बीते 60 साल में देखें तो बीते 60 साल में अभी तक 1960 से लेकर अभी तक जो है राइटर और एक्टर का कंबाइंड स्ट्राइक अभी तक देखने को नहीं मिला था। ठीक है, अभी तक देखने को नहीं मिला था। अब देखिए स्ट्राइक जो हो रहा है उसके पीछे रीज़न क्या। तो राइटर गिल्ड ऑफ जो अमेरिका है वो एक यूनियन है जिसके अंतर्गत जितने भी स्क्रीन राइटर हैं हॉलीवुड, जो जितने भी शो होता है या फिल्म होता है या फिर कोई भी टेलीविज़न ड्रामा होता है, उसके पीछे जो स्क्रीन राइटर है उसका एक यूनियन है और राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका नाम का यूनियन है। ठीक है, इसमें जितने भी आते हैं तो जो बोर्ड बनाया गया बोर्ड ऑफ यूनियन, जिसमें 11,500 राइटर्स हैं, उनके द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है हर 3 साल में। तो ये जो हो गया राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका हो गया, और बोर्ड ऑफ यूनियन जो उनके द्वारा बनाया जाता है जिसके अंदर 11,500 राइटर का भी आते हैं उस बोर्ड के अंतर्गत। उस बोर्ड को जो बनाया गया, मतलब 11,000, देखिए राइटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया है, राइटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने अमेरिका है, उसके अंदर 11,500 लोग हैं। उसके बातों को रखने के लिए एक बोर्ड ऑफ यूनियन बनाया गया, बोर्ड ऑफ यूनियन बनाया गया। ये बोर्ड ऑफ यूनियन जो है इस पूरे राइटर गिल्ड के बिहाफ में एग्रीमेंट साइन करती है किससे, तो अलायंस ऑफ प्रमोशन पिक्चर एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर यानी कि AMPTP से कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है हर 3 साल में। अभी APMTP क्या है, तो APMT जितने भी बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टूडियो है, जिसमें वार्नर ब्रोस हो गया, डिस्कवरी हो गया, NBC यूनिवर्सल हो गया, पैरामाउंट पिक्चर हो गया, या फिर और भी जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज जिसमें नेटफ्लिक्स से लेकर पिकॉक तक, सब उस APMTP के अंतर्गत आती है। उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करती है हर 3 साल में। और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या बात करती है, उस कॉन्ट्रैक्ट में यही डिस्कस किया जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एक सेकंड, हाँ, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यही डिस्कस किया जाता है कि वो जो राइटर्स होंगे, जो राइटर्स हैं, उनका पे क्या होगा, उनका पेंशन बेनिफिट क्या होगा, उनका रेसिजुअल पेमेंट क्या होगा, यही सब चीज़ों को लेकर उस कॉन्ट्रैक्ट में बात किया जाता है। ठीक है, तो इस साल जो है 1 मई को जो कॉन्ट्रैक्ट था WGA और जो AMPTP का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया, और 6 सप्ताह से दोनों नेगोशिएट कर रहे थे, और नेगोशिएट करने के बाद जो डेडलाइन था वो भी ख़त्म हो गया, लेकिन कोई कंसेंसस नहीं बना। राइटर गिल्ड्स वाले और जो स्टूडियो वाले जो हो गए, टेलीविज़न प्रोड्यूसर हो गया, मोशन पिक्चर एंड टेलीविज़न प्रोड्यूसर जो हो गया, उसके बीच में कोई कंसेंसस नहीं बना। तो जो एक्टर्स हैं उनको यहाँ पर आना पड़ा। अब देखिए क्या डिमांड कर रहे हैं, तो ये समझ में आया थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या चल रहा है। अब देखिए उन लोग डिमांड क्या कर रहे हैं। तो करेंटली वो लोग डिमांड कर रहे थे स्ट्रीमिंग को लेकर, और स्ट्रीमिंग का जो टाइम पीरियड है उसको लेकर डिमांड कर रहे थे, और उसके जो इफेक्ट है स्क्रीन राइटिंग के प्रोफेशन पे, स्क्रीन राइटर के प्रोफेशन, उस पर डिमांड कर रहे थे। देखिए क्या है कि राइटर गिल्ड्स ऑफ अमेरिका के अनुसार जो इंडस्ट्री जो है, यानी कि जो इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उनका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, यानी कि $5 बिलियन का प्रॉफिट हुआ। यानी कंबाइंड अगर बात करें जितना भी जो हॉलीवुड इंडस्ट्रीज है, जिसमें डिज्नी, फॉक्स, पैरामाउंट, NBC यूनिवर्सल आते हैं, जो कि 2000 में $5 बिलियन का कंपनी था, उसका जो प्रॉफिट बढ़ के $30 बिलियन का हो गया। 2019 में $30 बिलियन का हो गया, जिसमें नेटफ्लिक्स के आने के बाद। लेकिन जो राइटर्स का जो कमाई है, राइटर्स का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा कम गया, काफ़ी कम गया। तो गिल्ड्स बताते हैं कि उनका जो पेमेंट है 4% से घट गया, 4% से घट गया। जो कंपनियां जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ है जो बेच रही है, स्ट्रीम करा रही है, उनका प्रॉफिट बढ़ा है, काफ़ी बड़ा। $5 बिलियन कंपनी वो $30 बिलियन हो गया। लेकिन जो राइटर्स की जो इनकम है 4% का कमी देखने को मिला पीछे के दशक में। और अगर इन्फ्लेशन को जोड़ ले तो 23% का डिक्रीमेंट देखने को मिला है राइटर्स के जो इनकम है। इसके पीछे रीज़न ये बताया जा रहा है, इसके पीछे रीज़न यही है कि उनको जो काम का समय जो है, वीक ऑफ पेड फॉर राइटर, वो कम गया है। ट्रेडिशनली देखा जाता था कि पहले 2000 में कोई भी जो राइटर्स हैं, स्क्रीन राइटर है, उनको 42 सप्ताह का काम मिल ही जाता था। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि उनको मात्र 20 सप्ताह का ही काम मिल रहा है। तो काम का टाइमिंग में घटा, क्योंकि जो स्ट्रीमिंग शो है वो स्ट्रीम करने के लिए पहले लंबे लंबे जो शोज़ है वो करती थी, अब स्ट्रीमिंग शो कम गया, उसका टाइम पीरियड घट गया। इसकी वजह से जो राइटर्स हैं उनका भी जो वर्किंग आवर है वो भी घट गया। ये इशू था। इसके अलावा और भी एक इशू था मिनी रूम को लेकर, जो कॉन्सेप्ट है ना मिनी रूम का इशू, उसको लेकर कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिशनली पहले क्या होता था, बहुत सारे राइटर्स हैं वो बहुत लेवल के एक्सपीरियंस राइटर आते थे, रूम में
बैठते थे और इकट्ठा करते थे, कोई भी जो फिल्म है या प्रोडक्शन को लेकर बातचीत करते थे, और वो पूरे शो के खत्म होने तक, फिल्म के प्रोडक्शन तक खत्म होने तक साथ रहते थे, उनके साथ काम होता था। अब क्या किया गया ना कि एक मिनी रूम कॉन्सेप्ट बनाया है, जिसमें कुछ कुछ जो स्टूडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे छोटे से रूम बनाते हैं, जिसके अंदर राइटर पहले आते हैं, उसमें राइटिंग को लिखते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को लिखते हैं, उसका अप्रूव होता है। अप्रूव के बाद जब प्रोडक्शन बिगिन होता है तो चुनिंदा जो गिने चुने जो होते हैं उन्हीं को रखा जाता है प्रोडक्शन में, बाकी लोग नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, मिनी रूम का कॉन्सेप्ट हुआ, जिसमें बहुत सारे जो प्रोफेशनल होते हैं उनको काम नहीं मिल पाता। ये इशू था। तो बहुत सारे इशू है। और तीसरा इशू है रेसिडुअल पेमेंट का इशू है। क्या रेसिडुअल पेमेंट क्या होता है ना कि इनको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता था जब भी शो फिल्म होगा या फिर दोबारा शो बनेगा या दोबारा शो दिखाया जाएगा या फिर लाइसेंस का रिन्यूएबल होगा, उस समय जो उसमें राइटर्स थे उनको भी कुछ हद तक रेसिडुअल पेमेंट मिलता था। लेकिन अब जैसे नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म आ गया, जब उसको रेसिडुअल पेमेंट नहीं देती है या फिर बहुत कम अमाउंट में देने लगी है, इसको जो रेसिडुअल पेमेंट है बहुत कम अमाउंट में देने लगी है। और जो इंटरनल डेटा है कितना व्यू हो रहा है, क्योंकि उनको जो रेसिडुअल पेमेंट मिलेगा उनके व्यू के आधार पर मिलेगा ना, तो जो व्यूअरशिप का डेटा है वो नेटफ्लिक्स शेयर नहीं करती है राइटर्स के साथ, और उनको काफ़ी कम अमाउंट में जो जो क्या बोलते हैं उसको रेसिडुअल पेमेंट है वो मिलता है। तो ये सब इशू था, समझ में आ गया किस चीज़ को लेकर डिमांड कर रहे हैं वो। आप देखिए क्या है कि जो एक्टर्स जो है वो इसमें साथ आ गए, इसमें एक्टर में साथ जो आए उसका पीछे जो मेन डिमांड है वो यही सब है कि शॉर्टर सीजन हो रहा है, काम कम मिल रहा है, लोअर पे हो गया है, और साथ साथ रेसिडुअल का बात हो गया। उसके साथ साथ एक और इसमें हाल में नया चीज़ देखने को मिला, एआई का इस्तेमाल कर लेकर राइटर ये भी डिमांड कर रहे हैं कि एआई का इस्तेमाल नहीं किया जाए, एआई को जो है ना साइड में रखा जाए और एआई का इस्तेमाल कम किया जाए। क्योंकि एआई का इस्तेमाल बहुत सारे नए नए जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ है वो एआई का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके नया नया स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो जो राइटर गिल्ड्स ऑफ अमेरिका है उन्होंने कहा कि जो एआई का कम इस्तेमाल करें और जो ओरिजिनल वर्क जो है जो स्क्रीन राइटर्स हैं उनसे लिया जाए, और एआई जो जितने भी स्क्रीन राइटर्स का जो काम है उसको लैंग्वेज मॉडल के रूप में इस्तेमाल ना हो, जो एआई है उसको ट्रेन करने के लिए। क्योंकि एआई तो कोई खुद से बना हुआ चीज़ नहीं है ना, वो ट्रेंड किसका होता है, जो जो ह्यूमंस है उन्हीं को कॉपी करके ट्रेंड होता है ना, तो उनको डेटा प्रोवाइड किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जो कि ट्रेंड होकर वो काम करती है। तो राइटर गिल्ड्स ऑफ अमेरिका जो होगा WGA वो बोल रहे हैं कि हमारे डेटा का इस्तेमाल नहीं करना होगा इसको ट्रेंड करने के लिए, क्योंकि अगर इसका डेटा का इस्तेमाल होगा तो उनके जैसा ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम काम करेगी और फ्यूचर में इनका नौकरी जो है वो खाएगी, उनका नौकरी जाएगा। तो इसको वजह से लेकर जो हॉलीवुड के राइटर्स हैं और वो एक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पे हैं। अब देखिए क्या ये स्ट्राइक्स क्या है, इतना बड़ा स्ट्राइक्स है कि ये कोई इम्पैक्ट पड़ा पाएगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट मिलेगा। तो देखिए ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि इनके जो हॉलीवुड राइटर्स हैं उनके स्ट्राइक की वजह से सिर्फ इनका ही नुकसान नहीं होगा, इनके साथ साथ जो इंडस्ट्री के जो प्रोडक्शन में है, जैसे टर्सरी सेक्टर में काम कर, जैसे कॉस्ट्यूम वाले हो गए, केटरिंग वाले हो गए, लाइटिंग वाले हो गए, या फिर लोकेशन प्रोवाइडर हो गया, और भी तरह के जो साथ में जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनका भी काम को प्रभावित होगा। और अगर देखा जाए कि 2007 में एक बार स्ट्राइक हुआ था, मात्र 100 दिन तक स्ट्राइक चला था, जिसकी वजह से कैलिफोर्निया में हुआ था, जिसमें $2.1 बिलियन का नुकसान देखने को मिला था, ठीक है, उस स्ट्राइक की वजह से। तो ये जो हॉलीवुड का जो राइटर का जो एक्टर का जो स्ट्राइक है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल है। तो ये था इस आर्टिकल के बारे में। अब देखिए क्या है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बीते दिनों देखा जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे जो कंट्रीज़ है, बहुत सारे कंट्रीज़ का जो सेंट्रल बैंक है उसके साथ कॉपरेशन करके जो ट्रेड है वो रुपी में करने के प्रयास करे, रुपी ट्रेड मैकेनिज्म को ला रही है। रुपी ट्रेड मैकेनिज्म को लाने की वजह से क्या हो रहा है ना, बहुत सारे जो एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, एक्सपोर्ट कंपनियां जो इंडिया में ट्रेड करती है उनको कुछ हद तक परेशानी हो रहा है, और RBI के पास अप्रोच करी है कि जो फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट है वो बैंक के तरफ से नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो EBRC यानी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, ये हमको नहीं मिल पाता और हमको ट्रेड करने में, एक्सपोर्ट करने में परेशानी हो रहा। तो जो RBI उनके द्वारा कहा गया कि कुछ दिनों में जो डिटेल SOPs है जिसके अंतर्गत रुपी ट्रेड मैकेनिज्म होगा उसको हम लोग अभी डालने वाले हैं, वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे कुछ दिनों में। तो यहाँ पर ये बात कही गई है, जिससे आर्टिकल्स के थ्रू आप लोग को क्या क्या रिवाइज करना है, ये जो FIRC है यानी कि फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, इसके बारे में डिटेल्स देखना है स्टार्टिंग में, और जो BRC है इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, इसको पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक
टास्क का टाइप का हो गया। तो आज का वीडियो का अंत है और हम लोग देख लेते हैं जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो प्लेस का डिस्कस करा था कि क्या प्लेस है जो न्यूज़ में। तो ये जो कंट्री आपको मैप किया गया था स्क्रीन पर वो है तंजानिया। तंजानिया कंट्री है, ये मैप पर है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो ऑफ कैंपस, इंडिया का जो IIT मद्रास का जो ऑफ कैंपस जो है तंजानिया के जांजीबार में जो बनना था वो बन रहा है और वहाँ का जो फर्स्ट डायरेक्टर है उसको अपॉइंट कर दिया गया और IIT मद्रास का पहला ऐसा कैंपस है। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में रहा, तो आप लोग को ये जानना है। अब देखिए तंजानिया का थोड़ा हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं। तंजानिया के बैकग्राउंड में तंजानिया के नॉर्थ में केनिया है, इधर युगांडा है, इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, जाम्बिया है, मोजाम्बिक है। तो ये सब कंट्री इसके नेबरिंग कंट्री, आपको यहाँ ध्यान देना है। अब देखिए तंजानिया के जो एक सिटीज़ है, कह सकते हैं आइलैंड है, जिसका नाम है जांजीबार। जांजीबार में जो IIT मद्रास है उसका कैंपस बना है। तो जांजीबार देखिए ये एक आइलैंड है, वो तंजानिया के बगल में ही एक जांजीबार आइलैंड है, वहाँ पर है। तो जो तंजानिया है उसका बैकग्राउंड भी आप लोगों को देख लेना। तंजानिया जो यहाँ पर आपको मैप में दिख रहा है वहीं पर तंजानिया से ही सटा हुआ है, लेक विक्टोरिया है, ठीक है। और उसमें कौन कौन से रिवर अगल बगल है उसको भी ध्यान रखना है। तो आप लोग को इसका जो बैकग्राउंड है, इसका नेवर है, उसका फिजिकल फीचर है, उसको रिवाइज करना है। क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।